वेलकम टू एलिक्सर गाइडेंस दोस्तों। और सत्यमेव जयते, द ट्रुथ अलोन ट्रायम्स। सबसे पहले मैं आपसे एक जीके का बात करता हूँ। यहाँ पर जो सत्यमेव जयते लिखा गया है, मुझे आप जीके एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? यह हमारा नेशनल मोटो है। ऊपर में आपका 4 शेर दिख रहा है, दिखने में तो 3 है, एक पीछे है। द कैपिटल, लायन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर, उसका ये तो उसी का बेस में यानी कि नीचे देवनागरी लिपि हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा जाता है। इसको 26 जनवरी 1950 में नेशनल एम्बलम के रूप में, नेशनल मोटो के रूप में भारत देश ने, भारत सरकार ने अपनाया। यह सत्यमेव जयते कहाँ से बोरो किया गया, कहाँ से लिया गया? इस सवाल का जवाब आप दीजिए। बहुत ज़बरदस्त बार इस सवाल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलो फिर आज का सेशन को शुरू करते हैं। और आज मैं कोई क्लास नहीं ले रहा हूं, बल्कि आप लोगों को बहुत ही एक खास इन्फॉर्मेशन दूंगा। डिटेल में सारा डाउट्स भी क्लियर करूंगा। जैसा कि सभी को मालूम है, WBCS 2022 यानी कि 2022 का ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो चुका है प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के लिए। तो इसी का नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड कर लिया है, वेस्ट बंगाल PSC ऑफिस का ऑफिशियल वेबसाइट से। पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2022। तो ये रहा वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव एटसेट्रा एग्जामिनेशन 2022। इसका फॉर्म फिलअप 3 तारीख से चालू हो चुका है, यानी कि कल ही से। उम्मीद है आप लोगों को पता चल चुका होगा। ये बात नहीं पता है तो अभी जान लीजिए। मैं इस नोटिफिकेशन में जो भी जिसका जितने भी डाउट्स हैं, वो सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। जो लोग फ्रेशर से इस बार ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं या पिछले साल ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, यानी कि पहली बार ये अप्लाई कर रहे हैं, वेस्ट WBCS का एग्ज़ाम अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। WBCS एग्जीक्यूटिव एटसेट्रा एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में एग्जाम होता है। पहला पार्ट देखो रिटन एग्जामिनेशन, और दूसरा पर्सनालिटी टेस्ट। रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड 2 सक्सेसिव स्टेज। अब रिटन एग्जामिनेशन भी 2 स्टेज में होता है। एक होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम और दूसरा होता है मेंस एग्जाम। प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी MCQ फॉर्मेट में 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे गिवन ऑप्शंस में से। और मेंस एग्जाम MCQ भी होगा और साथ में कन्वेंशनल यानी कि राइटिंग भी होगा। मैं बताऊंगा कौन सा पेपर MCQ होगा, कौन सा राइटिंग में होगा। डिटेल में हम लोग मेंस का भी बात करेंगे, प्री का भी बात करेंगे, इवन पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो ये लगभग 63 पेजेस का ये एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है। PSC के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। अब 63 पेज तो कोई पढ़ता नहीं, लेकिन मेरे भाई कभी भी किसी भी एग्जाम्स को अप्लाई करते वक्त उसका ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके जरूर नोटिफिकेशन को पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन, और समझना है बिफोर अप्लाइंग। आप लोग तो ये पढ़ोगे नहीं, जानते हैं, कोई नहीं पढ़ता, इसलिए मैं इसका जिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। देख लो, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मई महीना 2022 इसी साल, यानी कि बस अब मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल में बस 2 महीना ही बाकी है। टेंटेटिवली यानी कि संभावित रूप से होने का चांस है मई महीना में, अदरवाइज कभी कभी पोस्टपोन भी हो जाता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी कि मई 2022 को जो होगा वो जनरली डिस्ट्रिक्ट्स में जनरली हो जाता है, या कैपिटल्स या जो प्रमुख सिटीज़ है, मेन सिटीज़ में होगा, जैसे कि अलीपुरद्वार, कूच बिहार, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, मालदा, बालूरघाट, कलकत्ता के उसमें भी। और मेन एग्जाम्स होगा ओनली इन कलकत्ता, ये बात को याद रखो, ठीक है। पर्सनालिटी टेस्ट होगा कहाँ पर? ये भी कलकत्ता में होगा, और ये कलकत्ता के पब्लिक सर्विस कमीशन के मेन ऑफिस में होगा, जो कलकत्ता में स्थित है। तो ये तीनों एग्जाम्स का वेन्यू पता चल गया। प्रिलिमिनरी एग्जाम जो मई महीना 2022 को होने वाला है, ये आपका नज़दीकी सेंटर्स में ही होगा, जनरली कोई सिटी में, प्रमुख शहर में, या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट सिटी में होगा, डिस्ट्रिक्ट टाउन में। और ये मेंस एग्जाम होगा ओनली इन कलकत्ता, और पर्सनल टेस्ट भी कलकत्ता में ही होगा, जो ऑफिस PSC का है वहाँ पर होता है। आगे काम का चीज़ देख लो, और क्या होगा? ग्रुपिंग ऑफ सर्विस, यानी कि WBCS का एग्जाम्स में किस तरह का सर्विस रहेगा, उसको 4 ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ देखो, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C एंड ग्रुप D, 4 ग्रुप है। अ कैंडिडेट compete फॉर 1 और मोर ग्रुप्स बट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट 1 एप्लीकेशन ओनली इंडिकेटिंग चॉइस ऑफ ग्रुप। कहने का मतलब, कोई कैंडिडेट अगर
एक से ज़्यादा ग्रुप में कम्पीट करना चाह रहा है, प्रतियोगिता कर लेना चाह रहा है, यानी ग्रुप ए भी अप्लाई करना चाह रहा है, सी में भी, बी में भी, डी में भी, सभी में, तो उसको सभी का पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा, बशर्ते कि पोस्ट प्रेफरेंस वो दे। लेकिन सभी के लिए अलग अलग एप्लीकेशन ऑनलाइन करने का जरूरत नहीं, बल्कि एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन में चारों का चारों ग्रुप को वो दे सकता है, प्रोवाइडेड दैट ही फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्लियर। आगे देखते हैं कि WBCS का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें ग्रुप ए में कौन कौन से पोस्ट आते हैं। तो देखो यहाँ पर है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव, जो जनरली हम लोग बीडीओ साहब जो बनते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो इसी रैंक का होता है। इसके अलावा बीडीओ से ऊपर भी चले जाते हैं, उसके ऊपर चले जाते हैं, डीएम तक चले जाते हैं थ्रू द प्रमोशन। दूसरा पोस्ट, ये भी ग्रुप ए पोस्ट ही है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू इन इंटीग्रेटेड वेस्ट बंगाल रेवेन्यू सर्विस, इसमें भी ग्रुप ए पोस्ट ही है। दोनों यहाँ पर ग्रुप ए पोस्ट का ही बात हो रहा है, ठीक है। पे स्केल वगैरह भी इक्वल है, देख सकते हो। तीसरा है वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सर्विस, चौथा है वेस्ट बंगाल लेबर सर्विस, अलग अलग डिपार्टमेंट में, लेकिन रैंक एक ही है, ठीक है। तो अलग अलग पोस्ट है, ग्रुप ए में ही आएगा। वेस्ट बंगाल फूड सप्लाई, उसके बाद वेस्ट बंगाल एम्प्लॉयमेंट सर्विस में आएगा। इस तरह से अलग अलग दुनिया भर का आपको दिख रहा है। अब ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रुप बी। ग्रुप ए और ग्रुप बी रैंक के हिसाब से एक ही है, लेकिन ग्रुप ए सिविल में था और ग्रुप बी पुलिस सर्विस में। वहाँ पर था सिविल सर्विस, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस, अगर आप लोग को याद होगा, और यहाँ पर है वेस्ट बंगाल पुलिस सर्विस। रैंक एक ही है, पे स्केल भी मोटा मोटी एक ही है। इसमें अगर डायरेक्ट बोलेंगे ग्रुप बी में कौन सा रैंक आपको मिलता है, जैसे कि ग्रुप ए का बात करें तो बीडीओ एक रैंक है, बीडीओ मिलता है, और भी दुनिया भर का होता है, लेकिन बीडीओ ज़्यादा फेमस है, आम लोग भी उसको पहचानते हैं ना, बस जुड़ा रहता है। इसमें डीएसपी एक रैंक होता है पुलिस डिपार्टमेंट में, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी। ये रैंक डायरेक्ट आपको मिलता है जो वेस्ट बंगाल पुलिस सर्विस में आते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप सी। ग्रुप सी में क्या क्या पोस्ट होता है ये देखो। एक नंबर में सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट करेक्शनल होम, या फिर डेप्यूटी, या फिर सुपरिटेंडेंट सेंट्रल करेक्शनल होम। दूसरा है ज्वाइंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ज्वाइंट बीडीओ जिसको बोलते हैं। तीसरा है डेप्यूटी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, मतलब और भी दुनिया भर का आपको दिखेगा यहाँ पर। वेस्ट बंगाल जूनियर सोशल, वेस्ट बंगाल सबऑर्डिनेट लैंड रेवेन्यू ऑफिसर, ये वगैरह वगैरह और भी बहुत सारा है। फिर आते हैं हम लोग ग्रुप डी में। ग्रुप डी में देखो इंस्पेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव सर्विस, उसके बाद पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर, पीडीओ जिसको बोलते हैं, उसके बाद में रिहेबिलेशन ऑफिसर्स, ये सारे पोस्ट वहाँ पर आते हैं ग्रुप डी में। तो ये 4 पोस्ट हुआ, ठीक है, ग्रुप ए बी सी डी करके। अब एक सवाल जो अक्सर स्टूडेंट कैंडिडेट्स के दिमाग में रहता है कि वैकेंसी कितना है, तो अप्लाई करने से पहले पूछते हैं। तो मेरे भाई मैं बता दूं कि पीएससी, वेस्ट बंगाल पीएससी कभी भी वैकेंसी को डिस्क्लोज पहले नहीं करता है ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्स का, ठीक है। कितना वैकेंसी ये पब्लिश कभी भी पहले नहीं करता है, तो इसलिए वैकेंसी कोई भी नहीं बता सकता है आपको कि वैकेंसी कितना है बोल के। जब आपका पर्सनालिटी टेस्ट हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद में एग्जैक्टली पता चलता है कि इस साल वैकेंसी इतना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में अगर चल रहा होगा तो देखो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, रिजर्वेशन के बारे में। हम लोग जानते हैं कि ST SC OBC को रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन आप लोग एक बात याद रखो, जो ST SC लोग ओनली वेस्ट बंगाल के रेजिडेंट है, यानी कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोग हैं, वही ST SC और OBC का रिजर्वेशन का बेनिफिट पाएंगे। अगर कोई मान लीजिए असम से आया है या बिहार से या फिर यूपी से, वो ST ही कैटेगरी में आता है, लेकिन भी वो ST काउंट नहीं होगा इस एग्ज़ाम में, यानी कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंडर है ना, इसीलिए। तो अगर वेस्ट बंगाल से बाहर वाले लोग हैं उसको सभी को कैसा ट्रीट किया जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसको ST SC या OBC नहीं माना जाएगा। OBC में एक बात को याद रखो, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि OBC 2 होता है ना, AB कैटेगरी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर। तो जो नॉन क्रीमिलियर OBC होता है उनको एक्चुअली में रिजर्वेशन मिलता है। दोनों में क्या फ़र्क होता है, क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर में थोड़ा फाइनेंशियली इनकम को लेकर एक स्लैब है, उसके तहत उनको अलग अलग छुटाया गया है। क्रीमिलियर वाले यूँ समझ लीजिए थोड़ा रिच पीपल लोग, वो लोग OBC कास्ट के वजह से तो OBC में आते हैं, लेकिन उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो नॉन क्रीमिलियर को ही OBC माना जाता है ओरिजिनल में, जिसको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि आपके पास OBC है, आप OBC में आते हो, आप OBC कैटेगरी के ही कैंडिडेट हो, लेकिन क्या आप नॉन क्रीमिलियर हो या क्रीमिलियर, इसको अगर आप पता करना है तो अपने OBC सर्टिफिकेट में ये बात साफ साफ एक जगह मेंशन होता है, वहाँ पर आप जाके चेक करके देख सकते हो कि आप नॉन क्रीमिलियर में हो या क्रीमिलियर में हो। जनरली नॉन क्रीमिलियर में आते हैं वही लोग तो बेनिफिट उठाएंगे ना। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन।
कि WBCS का एग्ज़ाम में बैठने के लिए कितना क्वालिफिकेशन क्या-क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले तो एक नंबर देखो, ए डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका एक डिग्री कोर्स होना कंप्लीट होना पड़ेगा। दूसरा, एबिलिटी टू रीड, राइट, स्पीक बंगाली, ठीक है, यानी कि बंगला लैंग्वेज आपको पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए। नॉट रिक्वायर्ड फॉर दोज कैंडिडेट हुज मदर टंग इज नेपाली, लेकिन जिसका मातृभाषा नेपाली है उसको बंगला नहीं भी आएगा तो चलेगा। क्लियर। नोटा बेनी में एक बात लिखा गया है, NB नोटा बेनी, कैंडिडेट मस्ट फुलफिल द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन बाय द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ध्यान दो यहाँ पर, अगर किसी कैंडिडेट के मन में, किसी बच्चे के मन में ये सवाल आता है कि भैया मैं इस बार ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे दिया हूँ या ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, लेकिन मेरा रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, एग्ज़ाम तो हो चुका है, क्या मैं WBCS का अप्लाई कर सकता हूँ? तो देखो भाई, डिग्री कंप्लीट होना पड़ेगा, कहने का मतलब नॉर्मली समझ लीजिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना पड़ेगा। तो आपने तो एग्ज़ाम लिखा है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ नहीं, तो आप एग्ज़ाम में नहीं दे सकते हैं। लेकिन है यहाँ पर, अगर इस एप्लीकेशन का जो कल से शुरू हो चुका है ना 3 मार्च से, इस एप्लीकेशन का जो क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट कितना है मैं बाद में अभी बताऊंगा, नीचे 24 मार्च तक चलेगा ये। तो जो क्लोजिंग डेट है, अगर क्लोजिंग डेट तक या उससे पहले अगर आपका डिग्री कंप्लीट हो जाता है, यानी कि एग्जाम सब दे के बैठे हो 3rd ईयर का या फाइनल ईयर का, और रिजल्ट आ जाता है, मतलब कंप्लीट हो गया, आप पास हो गए हो, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो इस एग्ज़ाम के लिए। मेरी बात समझ में आ रहा है। लेकिन आप 3rd ईयर में अपीयर्ड हो, अभी सिर्फ एग्ज़ाम दे के बैठे हो या एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आपका तो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप नहीं दे सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया। आगे देखो, एज से संबंधित कुछ प्रश्न अक्सर रहता है कि मैं बैठ पाऊंगा कि नहीं, कितना एज चाहिए। तो देखो, अभी मैं पहले बात करूंगा ग्रुप ए और सी पोस्ट के लिए। मैंने बताया ग्रुप ए में कौन सा पोस्ट आता है, वही BDO साहब लोग। ग्रुप सी में जॉइंट BDO साहब लोग, और भी बहुत सारा है, मैं बस 2 नाम गिना रहा हूँ वहाँ पर। तो ग्रुप ए और ग्रुप सी पोस्ट के लिए कम से कम आपका एज होना पड़ेगा 21 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 21 साल, और मैक्सिमम होना पड़ेगा 36 साल, यानी कि 21 से लेकर 36 के बीच आपका एज होना पड़ेगा। 21 साल है या 36 साल हो गया है, ये बात को आप किस डेट से आप कैलकुलेट करोगे? तो इसी साल जो निकला है ना 2022 का 1 जनवरी से आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि 2022 1 जनवरी को अगर आप 21 कंप्लीट कर लिए हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, और अगर 36 पार हो गया तो फिर अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि 36 से कम, 21 से ज़्यादा, 21 तक। डेट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ कितना से कितना बीच के होना चाहिए? देखो, 2 जनवरी 1986, 2 जनवरी 1986, यहाँ से लेकर 1 जनवरी 2001 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। किस पोस्ट के लिए? ग्रुप ए और सी पोस्ट के लिए। समझ में आया? अब आता है बात करते हैं हम लोग ग्रुप बी पोस्ट के लिए। ये जो ग्रुप बी सर्विस, यानी कि DSP साहब बनना है आपको, तो DSP बनने के लिए आपका एज होना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा 36 साल और कम से कम 20 साल। ये बात याद रखो। यहाँ था 21 साल ए और सी में, और ग्रुप बी पोस्ट पुलिस सेवा में आपको 1 साल घटा दिया है, यानी कि 20 साल से लेकर 36 साल के बीच में आपका एज होना पड़ेगा। और बात करते हैं लास्ट में ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप डी पोस्ट के लिए कितना होना पड़ेगा? वही सी के ए और सी के जितना ही, यानी कि 21 साल मिनिमम, और मैक्सिमम है 39 साल, 39 ईयर्स। याद रखो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, यानी कि 39 साल तक आप अप्लाई कर पाओगे इस जॉब के लिए, WBCS का एग्ज़ाम दे सकोगे। इसके अलावा भी आप अगर रिजर्वेशन में पढ़ते हैं, यानी कि ST SC OBC नॉन क्रीमी लेयर है और वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, तो आपको एज लिमिट में कुछ छूट मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे कि 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है आपको ST SC होने पर, और 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है आपको बैकवर्ड क्लास यानी कि OBC होने पर, जो नॉन क्रीमी लेयर में पढ़ रहा है वो वाला OBC। लेकिन आप अदर देन वेस्ट बंगाल है तो फिर नहीं मिलेगा, ये याद रखो। आगे देखो, स्पेशल कंडीशन में कुछ बात को देखो। वेस्ट बंगाल पुलिस सर्विस या ग्रुप बी सर्विस, द मिनिमम हाइट, ये बात को याद रखो। हाइट का बात, मिनिमम हाइट यानी कि कम से कम उसका हाइट होना पड़ेगा कैंडिडेट का 1.65 मीटर, याद रहे मीटर में, हाँ। और ये रहा फॉर द मेल यानी कि लड़कों के लिए, और फीमेल के लिए 1.50 मीटर्स, 5 फुट कुछ 4 इंच के आसपास होगा शायद, 1.65,
और 4 फुट 9 इंच के आसपास लगभग होगा। एग्जैक्ट आप लोग कैलकुलेट करने लेना, मैं थोड़ा अंदाज से बात कर रहा हूँ फीट में। 4 फुट 9 फीट से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ये 1.5 मीटर ये फीमेल के लिए होगा। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर आपको पुलिस सेवा में जाना है, डीएसपी रैंक के लिए जाना है, ग्रुप बी में जाना है, तो आपका हाइट वगैरह भी मायने रखेगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको बिफोर अप्लाइंग जानना चाहिए, तो देखो यहाँ पर एक बात लिखा गया है जिसको अक्सर लोग गलत मीनिंग निकाल लेते हैं। ऑल अपॉइंटमेंट्स विल बी मेड ऑन टेम्पररी बेसिस इन द फर्स्ट इंस्टेंस। क्योंकि यहाँ पर टेम्पररी वर्ड देख के लोग घबराते हैं, अरे बाप रे ये नौकरी भी परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, अस्थायी है। नहीं मेरे भाई, जितना भी गवर्नमेंट जॉब होता है सभी शुरुआत में टेम्पररी बेसिस में ही आपका अपॉइंटमेंट होता है। जब तक कि आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं हो जाता है और कोई रिकॉर्ड खराब नहीं रहता है आपका, तब जाके आपका जॉब कन्फर्मेशन होता है, परमानेंट बनते हो प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद। जनरली 2 ईयर्स, किसी का 3 ईयर्स प्रोबेशन पीरियड रहता है, वो पीरियड तक आपका जॉब टेम्पररी है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, मोड ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि अप्लाई कैसे करना है इस नौकरी के लिए, इस एग्जाम के लिए। सबमिशन ऑफ मोर देन 1 एप्लीकेशन बाय द सेम कैंडिडेट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड सच एप्लीकेशन। देखो अप्लाई तो करना है आपको ऑनलाइन मोड में, याद रहे, ठीक है। वेस्ट बंगाल पीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से अप्लाई करना, इधर उधर वेबसाइट से नहीं करना है। यहाँ पर काम का बात क्या है, अगर कोई कैंडिडेट एक से ज्यादा मोर देन 1 एप्लीकेशन भर लेता है, सेम कैंडिडेट एक ही बंदा, तो यह बिल्कुल मना ही है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि लायबल टू कैंसलेशन, उसका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल भी हो सकता है। मान लीजिए कोई बंदा क्या किया, कोई कैंडिडेट क्या किया कि कोई एक एप्लीकेशन कंप्लीट भर लिया, सबमिट भी कर लिया, बाद में उसको पता चल रहा है कि उसने तो डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ लिख दिया है या अपना नाम में स्पेलिंग गड़बड़ कर दिया, कुछ भी ऐसा मिस्टेक हो गया, बाद में रियलाइज हो रहा है, तो वो क्या करेगा, फिर से वो अपना सेम नाम का है खुद वही बंदा, फिर से वो अप्लाई कर देगा। तो ये तो मोर देन 1 एप्लीकेशन सबमिट हो गया। ऐसा होने पर कैंसलेशन का चांस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मेरे भाई और मेरे बहन भी, आप लोग बिल्कुल शांति से ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे, बिल्कुल कोई गलती नहीं करोगे। पहले तो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, और अगर ऑलरेडी आप रजिस्ट्रेशन किए हैं तो फिर डायरेक्ट लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन करके आपको ऑनलाइन कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट है फ़ी के बारे में, कितना रुपया लगेगा, 210 रुपये लगेगा। इसके साथ अदर कुछ चार्जेस भी होंगे, जैसे सर्विस चार्ज है, बैंक चार्ज है, ट्रांजैक्शन चार्ज, और भी इधर का कुछ चार्जेस मिलता है लगा के। 210 से थोड़ा सा ज़्यादा ही लगेगा। किस को ये फ़ी यानी कि 210 रुपये नहीं देना है, ST SC कैंडिडेट को जो वेस्ट बंगाल के हैं, और साथ में PWD यानी कि पर्सन विथ डिजेबिलिटी, स्पेशल एबल्ड पीपल को ये फ़ी माफ़ नहीं देना पड़ेगा 210 रुपये। बाकी सभी को देना है, विमेन को भी देना है, औरतों लड़कियों को भी देना है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम, SSC वगैरह का एग्जाम में फीमेल को माफ़ रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी। नेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना चाहिए, ये बात डिडक्शन ऑफ मार्क्स, यानी कि आपको नेगेटिव मार्किंग होगा, ये कहना चाह रहा है। लिस्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विद कोड, देखो सेंटर कोड है यहाँ पर कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ होगा, तो लगभग ने एग्जैक्टली 26 सिटी में होगा टोटल, वेस्ट बंगाल के अलग अलग शहरों में, जैसे कलकत्ता है, बैरपुर है, डायमंड हार्बर है, बैरकपुर है, तमलुक, बांकुड़ा, बहरमपुर, मालदा, बालूरघाट, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कुचबिहार, सिलीगुड़ी, कालिम्पोंग एंड दार्जिलिंग, ये सब मिला के टोटल 26 एग्जाम सेंटर होगा। किस एग्जाम का बोलो तो प्रिलिमिनरी एग्जाम ओनली, ठीक है, क्योंकि मेंस एग्जाम तो मैंने शुरू में ही बताया, मेंस एग्जाम ओनली कलकत्ता में होता है, कोलकाता में, और पर्सनालिटी टेस्ट होगा आपका कलकत्ता में है, जो PSC का ऑफिस है वहाँ पर होता है, अंडर में रखेंगे ना। नेक्स्ट है रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्या है, तो ये एक स्क्रीन टेस्ट जैसा होगा। स्क्रीन टेस्ट कहने का मतलब यहाँ पर पास होना ज़रूरी है, लेकिन आप कितना मार्क्स लाते हो ये मायने नहीं रखेगा। यानी कि कोई मान लीजिए 200 में 200 ही मार्क्स ले आया प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, और मान लीजिए कोई 120 लाया, और कट ऑफ है मान लीजिए 110, 120 वाला भी पास हुआ, 200 वाला भी पास हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि 200 वाला को कोई अवार्ड मिलेगा, यानी कि उसका मेंस एग्जाम या सिलेक्शन में ये कोई मदद करेगा, बिल्कुल कोई मदद नहीं करेगा। कहने का मतलब प्रिलिमिनरी एग्जाम एक स्क्रीन टेस्ट होगा, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपको पास तो ज़रूर करना है, लेकिन आपको
मार्क्स यहाँ पर आगे चलकर कोई मेरिट में ऐड नहीं होगा, इसी बात को कह रहा है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है, देख लो, ये है इंपॉर्टेंट डेट्स। कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 3 मार्च 2022, यानी कि कल से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज कब हो रहा है? 24 मार्च 2022 को। और क्लोजिंग डेट है यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू फी भरने का, ऑनलाइन फी भरने का 24 मार्च को ही है। और अगर कोई ऑफलाइन फी भर रहा है तो उसको एक दिन और मिलता है मौका, 25 मार्च का, लेकिन उसके लिए कुछ और क्राइटेरिया है, 12 बजे तक ही चलेगा रात को। मैंने तभी बताया था ना कि अगर कोई ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे के बैठा है और रिजल्ट नहीं आया है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है अभी। लेकिन अगर क्लोजिंग डेट तक यानी कि 24 मार्च तक उसका रिजल्ट आ जाता है, वो पास हो जाता है, तो वो ज़रूर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, मैं बात कर रहा था क्लोजिंग डेट। नेक्स्ट और कुछ खास इन्फॉर्मेशन ये रहा वेबसाइट, इसी वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है, देख लीजिए, ठीक है। और हाँ, एक खास बात, एडिट विंडो भी आपको दिया जाएगा, यानी कि कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो आप एडिट कर सकते हैं, उसको मौका दिया रहेगा, एक बार एडिट कर सकते हैं। ये वेबसाइट है जहाँ से आपको ऑनलाइन करना है, WB यानी कि वेस्ट बंगाल PEC.gov.in, ठीक है। एडिट एक बार आप करने को मौका मिलेगा, लेकिन हर चीज़ को आप एडिट नहीं कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो भी चीज़ फिलअप किए हैं वो सारा चीज़ आपको एडिट नहीं होगा, लेकिन ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखो। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर कुछ हेल्पलाइन नंबर से अगर आपको एप्लीकेशन भरने में कुछ असुविधा हो रहा है या किसी भी तरह का कुछ टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो फिर आप 11 बजे से 4 बजे तक वर्किंग आवर में फ़ोन कर सकते हैं इन नंबर्स पर। हालांकि बहुत कम ही वो लोग फ़ोन उठाते हैं, और ईमेल भी भर सकते हैं, यही है। हाँ, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मैं इसी की वजह से ही ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आज और डिटेल में बता रहा हूँ, स्कीम एंड सिलेबस एग्जामिनेशन का। तो हम लोगों ने तो तभी बात कर लिया है कि एग्ज़ाम कैसा होगा। सबसे पहले होगा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, है ना, एक नंबर में आएगा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। उसके बाद में दूसरा होगा हमारा मेंस एग्ज़ाम, और तीसरा स्टेज में होता है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको हम लोग इनफॉर्मली इंटरव्यू बोलते हैं। तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में देखो 200 नंबर का 200 क्वेश्चन होगा, 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ठीक है। 200 मार्क्स होगा और टाइम होगा आपका 2.5 घंटे का, 2.5 आवर्स का। समझ में आ रहा है? 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, यानी कि ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, और टाइम मिलेगा आपको 2.5 घंटा। ये प्रिलिमिनरी एग्जाम स्कीम है। अब उस प्रिलिमिनरी एग्जाम में किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा और मार्क्स भी 200, किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा। देखो, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स से, जनरल साइंस से भी 25 मार्क्स हो गए, जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब चीज़ें आ जाएगा। करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का ये 25 मार्क्स है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें आपका मेडिएवल, उसके बाद में मॉडर्न, एंशिएंट, ये सारा आ जाएगा, भारत का इतिहास, 25 मार्क्स होगा। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का खास रेफरेंस के साथ, ये भी 25 मार्क्स का आएगा। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी 25 मार्क्स का आएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये तो हालांकि हिस्ट्री का ही एक पार्ट है, ये भी 25 मार्क्स। और जनरल मेंटल एबिलिटी, ये भी 25 मार्क्स। तो सब मिला के आप जब ऐड करोगे तो 200 नंबर का हो जाता है। ये प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। 200 क्वेश्चन 200 नंबर, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। देखो, क्या ये चीज़ एग्जाम में इस तरह से ही फॉलो होता है रियल एग्जाम में? नहीं मेरे भाई, जो 2-3 साल से ट्रेंड दिख रहा है ना, ये सब एक्यूरेट फॉलो नहीं होता है, भले ही अपने नोटिफिकेशन में पीएससी हमेशा जारी करता है। देखो, फॉलो क्या होता है, इंग्लिश आपको एकदम फ्रंट पेज में ही मिलेगा, मतलब जो पहला बुकलेट सीरीज का जो पहला पेज होता है उसके बाद वाला फर्स्ट एंड सेकंड पेज में ही मिलेगा, वो 25 मार्क्स का रहेगा, ये पक्का है। ये ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, शुरू में ही मिलता है क्वेश्चन बुकलेट का। और लेकिन ये जो साइंस वगैरह है, ये सब मिला के मर्ज रहता है, बिल्कुल मिक्सअप रहता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई 25 मार्क्स का साइंस ही है बोल के, हो सकता है कभी कभी कुछ और ज़्यादा डाल देता है, जैसे कि हिस्ट्री से कुछ ज़्यादा डाल दिया। हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन, और इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी 25 क्वेश्चन। अगर टोटल हम बात करें तो हिस्ट्री से 50 क्वेश्चन आना चाहिए, 50 मार्क्स का, 25-25 है ना। लेकिन हो सकता है वो हिस्ट्री में किसी साल 70 क्वेश्चन पूछ दिया है और ज्योग्राफी से 25 की जगह 10 ही क्वेश्चन पूछा, या 15 ही क्वेश्चन पूछा, या 5 ही क्वेश्चन पूछा, ऐसा भी देखा गया है। तो इसीलिए ये स्ट्रिक्टली फॉलो तो नहीं होता है, आपको पूरी तरह से सिलेबस को पढ़ना है, हर चीज़ को जानना है, मार्क्स बेसिस पर थोड़ा कॉशियस रहना है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखो, मैं तभी बता दिया हूँ, फाइनल मेरिट लिस्ट जब बनेगा सिलेक्शन का, तो उस वक्त जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा उसका मार्क्स कुछ भी ऐड नहीं होगा, उसमें आप कितना मार्क्स पाते हो, हाँ, मेंस एग्जाम में कितना मार्क्स पाए हो और पर्सनालिटी टेस्ट में कितना मार्क्स पाए हो, इन दोनों का मार्क्स ऐड होके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। अब हम लोग आते हैं सेकेंड एग्जाम, यानी कि मेंस एग्जाम, स्कीम ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन।
ऊपर में हम लोगों ने प्रिलिमिनरी एग्जाम देखा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो मेंस एग्जाम में देखो क्या होगा, 6 कंपलसरी पेपर है। कंपलसरी कहने का मतलब क्या है, सबको ये पेपर देना ही देना है। कंपलसरी का मतलब यही है, अनिवार्यता। यानी कि जो हम लोग 4 ग्रुप का ऊपर में बात किया था ना, सर्विस ग्रुप में, ग्रुप ए सर्विस, ग्रुप बी सर्विस, ग्रुप सी सर्विस, ग्रुप डी सर्विस, चारों ग्रुप को ये वाला एग्जाम 6 पेपर देना ही है। ठीक है। इसके अलावा एक एडिशनल पेपर होगा जिसको हम लोग बोलेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो अपने आप में 2 पेपर है, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 पेपर होगा। लेकिन ये सभी के लिए नहीं, जो ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि अगर नाम बोले तो समझ लीजिए बीडीओ साहब और डीएसपी साहब, ये वाला जो एग्जाम दे रहे हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विस, उन लोगों को ये 6 पेपर के अलावा भी एक और सब्जेक्ट देना पड़ेगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें 2 पेपर होगा। यानी कि टोटल अगर कोई ए या बी या दोनों के लिए अप्लाई कर रहा है तो टोटल उन लोगों को मेंस एग्जाम में कितने पेपर देना है, 8। 6 तो कंपलसरी पेपर ही है, सबको देना ही है, चाहे आप किसी भी ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हो। लेकिन ए और बी वालों को 2 एक्स्ट्रा और पेपर देना होगा, जिसको हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट बोलेंगे। ऑप्शनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि OPT वर्ब है उसका, ऑप्ट मतलब क्या, चुनना, यानी कि आप खुद चुनाव कर सकते हैं सब्जेक्ट, आपका मर्जी के रुचि के हिसाब से वो सब्जेक्ट चुनाव करोगे। मैं उसमें भी थोड़ा सा आपको मदद करूंगा कि कैसे सब्जेक्ट को ऑप्शनल चुनना चाहिए। नेक्स्ट और कुछ खास बात, हाँ ये देखो, ये भी प्रत्येक पेपर ना, प्रत्येक सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट भी 200 मार्क्स का होगा। कंपलसरी पेपर और ऑप्शनल दोनों ही 200 मार्क्स का होगा और टाइम मिलेगा 3 घंटे का, यानी कि 200 मार्क्स और टाइम 3 घंटा। समझ में आ रहा है। इसमें से कुछ पेपर कन्वेंशनल टाइप होगा और कुछ पेपर राइटिंग फॉर्म में होगा। यहाँ पर इसी बात को वो कह रहा है, देखो 6 पेपर है ना, आउट ऑफ 6 कंपलसरी 4 पेपर्स, यानी कि 4 पेपर, 6 में से 4 पेपर। कौन सा 6? कंपलसरी 6, मैं ऑप्शनल का भी बात नहीं कर रहा हूँ। कंपलसरी 6 पेपर में से 4 पेपर आपका, देखो कौन सा 4, ये देखो, 1 नंबर जनरल स्टडीज 1, 2 नंबर जनरल स्टडीज 2, 3 नंबर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन इकोनॉमी इंक्लूडिंग रोल फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 4 नंबर में अरिथमेटिक एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग। ये 4 पेपर, 1 2 3 4, यानी कि जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इंडियन इकोनॉमी स्पेशल रेफरेंस टू RBI, उसके बाद में अरिथमेटिक एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग। ये 4 पेपर क्या होगा, OMR सीट में होगा, MCQ फॉर्मेट, यानी ऑप्शन मिलेगा आपको वहां पर, 4 ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ फॉर्मेट में होगा। ये 4 पेपर याद रखो। जनरल स्टडीज में क्या आएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी आता है जनरल स्टडीज 1 में, और जनरल स्टडीज 2 में आता है आपका साइंस पोर्शन, जिसमें साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी की ये सारा मिलके आता है। और तीसरा पेपर तो यहाँ पर दिख ही रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इकोनॉमी, ये सब रहेगा। खैर समझ में आ गया। तो ये रहेगा MCQ फॉर्मेट में। ये 4 पेपर हुआ, कितना था कंपलसरी पेपर, 6 में से 4 MCQ फॉर्मेट। अब 2 पेपर बच गया, वो 2 पेपर क्या होगा, यहाँ पर देखो, रिमेनिंग 2 कंपलसरी पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी ऑफ कन्वेंशनल टाइप रिटन एग्जामिनेशन, यानी आपको लंबा लंबा लिखना है उसका उत्तर, जिस तरह से आप स्कूल में, कॉलेजेस में लिखते हैं ना आंसर्स, जो MCQ फॉर्मेट में नहीं रहता है, डिस्कस बोल के या एक्सप्लेन बोल के जो क्वेश्चन जनरली रहता है, वो पेपर 1 और पेपर 2 कहलाएगा नाम उसका। ये दरअसल दोनों लैंग्वेज पेपर है। कौन सा लैंग्वेज चुनना है, क्या करना है, अभी मैं सब बताऊंगा, डिटेल में और एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। देखो, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन का जो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा कंफ्यूजन करता है, स्पेशली न्यू कमर के लिए, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझो। देखो यहाँ पर कंपलसरी पेपर्स, 6 कंपलसरी पेपर्स आर एज फॉलोज। 6 कंपलसरी पेपर है वो कुछ इस तरह से। पेपर 1, देखो पेपर 1 ना लैंग्वेज है, बंगला, हिंदी, उर्दू, नेपाली, संथाली, ऑब्लिक दे के सभी है ना। इनमें से, इन लैंग्वेजेस में से आप कोई भी एक लैंग्वेज चुन सकते हो। जाहिर सी बात है, आप जिस मीडियम में पढ़ाई किए हो, आपका बैकग्राउंड जिस मीडियम से, वही मीडियम आप चुनोगे। अगर कोई बंगला मीडियम से पढ़ाई किया, ऑब्वियसली पेपर 1 में कौन सा चुनेगा सब्जेक्ट, बंगला चुनेगा। कोई हिंदी मीडियम है तो हिंदी चुनेगा, कोई उर्दू मीडियम है तो उर्दू चुनेगा, नेपाली है तो नेपाली, संथाली है तो संथाली। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे उस वक्त ये मौका दिया जाएगा कि आपका पेपर 1 में कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहते हो, क्या लैंग्वेज चुनना चाहते हो, ये आप चुन लिया। सपोज दैट आपने बंगला चुना तो बंगला चुन लिया।
अब यहाँ पर दिया है कि उस एग्ज़ाम में, उस सब्जेक्ट में, यानी कि बांग्ला, हिंदी, उर्दू, नेपाली जो भी आप चुने हो, उसमें से क्या-क्या एग्ज़ाम में आ सकता है। देखो कितने मार्क्स का होगा ये, 200 मार्क्स का मैं तभी बताया। लेटर राइटिंग आएगा, विद इन 150 वर्ड में लिखना। ड्राफ्टिंग रिपोर्ट आ सकता है, प्रेसी राइटिंग, कंपोजिशन, ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश टू बांग्ला, उर्दू एंड वाइस वर्सा, ये सब चीज़ें रहेगा। समझ में आ रहा है। दूसरा पेपर देखो, दूसरा पेपर इंग्लिश का होगा। ये इंग्लिश के लिए कॉमन है, यहाँ कोई ऑब्लिक नहीं दिख रहा है। यहाँ पर भी वही टॉपिक है, लेटर राइटिंग, ड्राफ्टिंग रिपोर्ट बनाना, प्रेसी राइटिंग, कंपोजिशन, उसके बाद ट्रांसलेशन वगैरह ही होगा। सेम टाइप का टॉपिक है दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। लेकिन ये इंग्लिश पेपर 2 ये सभी को देना है, एक ही रहेगा सभी के लिए। और पेपर 1 अलग अलग हो सकता है मीडियम वाइज, आपका बैकग्राउंड किस मीडियम से है उसके। अब आते हैं यहाँ पर, और ये दोनों पेपर क्या होगा, लिखने वाला, राइटिंग कन्वेंशनल। जैसे लेटर राइटिंग तो आपको लिखना है ना, ऑप्शन में तो कहीं थोड़ी मिलेगा ये। अब यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, पेपर 3, 4, 5 एंड 6, ये 4 पेपर का ऊपर में बात हुआ था। देखो नाम है इसका है जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, उसके बाद में यहाँ पर तो अलग नाम है, ये अलग नाम है। तो ये कैसा होगा, ये होगा MCQ फॉर्मेट में, यानी कि आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। मार्क्स इसका भी 200 नंबर का ही होगा। देखो जैसे कि जनरल स्टडीज 1 में क्या रहेगा, इंडियन हिस्ट्री रहेगा विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन नेशनल मूवमेंट। दूसरा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया रहेगा, यानी कि हिस्ट्री से 100 क्वेश्चन रहेंगे और ज्योग्राफी से 100 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों मिलकर टोटल बन जाते हैं 200 क्वेश्चन। समझ में आ रहा है, 200 मार्क्स 200 क्वेश्चन, यानी यहाँ पर भी ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर है। यूं समझ लीजिए पेपर 3 मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों मिलके होगा, 100 नंबर का एक ही पेपर रहेगा। लेकिन पेपर 4 में देखो, जिसका नाम है जनरल स्टडीज 2 या 2, इसमें रहेगा साइंस एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, उसके बाद में इन्वायरमेंट, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, ये सब मिलके, मतलब साइंस पोर्शन सारा मिलके आपको जनरल स्टडीज 2 बनेंगे, जिसमें आपका करंट अफेयर, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, स्टैटिक्स, जीके वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। पेपर 5 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन इकोनॉमी इंक्लूडिंग रोल एंड फंक्शन ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यूं समझ लीजिए शॉर्टकट में, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया मतलब क्या, पॉलिटी का बात कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस, और इंडियन इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र, ये दोनों मिलके आपको बनेंगे पेपर 5, यानी कि दोनों से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर 6 में देखो अरिथमेटिक यानी मैथमेटिक्स और टेस्ट ऑफ रीजनिंग यानी कि वही जनरल इंटेलिजेंस, इसमें भी 100 मार्क्स करके रहेगा और ये पेपर 5 बनेगा। मैथ और रीजनिंग का ये भी MCQ फॉर्मेट में रहेगा। लेकिन मैंने जो बोला कि दोनों में 100 मार्क्स का रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। भले ये नोटिफिकेशन में ऐसा लिख दिया आए दिन, इस साल ही 2021 का तो मेंस अभी हुआ नहीं, 2020 का जो मेंस हुआ था कुछ महीना पहले, अगस्त में मोस्ट प्रोबेबली, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उस टाइम में आप लोग अगर देखोगे वहाँ का जो क्वेश्चन पेपर था, जैसे मैं मैथ का क्वेश्चन पेपर का मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें ना मैथ का क्वेश्चन लगभग 170 के आसपास था और बाकी ओनली 30 क्वेश्चन रीजनिंग का था। तब जाके दोनों मिलके कितना बना, 200 बना था। हिसाब से होना चाहिए था, यहाँ पर वैसा तो बोला नहीं है कि रीजनिंग में उतना, लेकिन आप पिछला ट्रेंड को जब देखिएगा, थोड़ा पुराना क्वेश्चन पेपर आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिलेगा हर पेपर में आपको 2-2 टॉपिक मिल रहा है, 2-2 सब्जेक्ट मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर पेपर 4 में अरिथमेटिक है, तो अरिथमेटिक से 100 मार्क्स मिलता था, 100 क्वेश्चन, और रीजनिंग से 100, ऐसा बांटा हुआ रहता था। लेकिन आजकल ये ट्रेंड भी चेंज हो जा रहा है, इसीलिए हर सब्जेक्ट को आपको अच्छी तरह पढ़ाई करना है। उम्मीद है आपको ये मेंस एग्जामिनेशन का सारा पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया होगा। मार्क्स के बारे में थोड़ा देर बाद और हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अब आता है मेंस में ही, हम लोगों ने तो सिर्फ कंपलसरी पेपर की बात किया, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट भी तो रहेगा। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको सबको नहीं चुनना है, सबको नहीं लेना है, मतलब सब कैंडिडेट को ये ऑप्शनल देना पड़ेगा जरूरी नहीं। उस कैंडिडेट को ऑप्शनल सब्जेक्ट देना है जो ग्रुप ए सर्विस या ग्रुप बी सर्विस में जा रहा है, या दोनों में। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे कल परसों, जब भी जल्दी कर दो, लास्ट डेट का इंतजार मत करना, सर्वर डाउन हो जाता है बाद में तो बहुत परेशानी होता है। तो ग्रुप ए या बी, यानी कि यूं समझ लो रैंक के हिसाब से BDO और DSP साहब वाला नौकरी, तो उसमें जाना है ना आपको, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त ही आपको पूछा जाएगा कि आप किस किस सर्विस के लिए इंटरेस्टेड हो, यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस आपसे मांगेगा। वहाँ पर आपको ABCD 4 ग्रुप में से लिखना है। अगर आप चारों को लिख देते हैं तो उसमें तो A और B इंक्लूड हो ही गया। कोई उसमें से सिर्फ C और D को लिखता है, यानी कि C और D क्यों लिखता है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट का तैयारी वो करने से बचता है।
ठीक है। तो अगर कोई ए और बी लिखा है या ए बी उसमें इंक्लूड कर दिया पोस्ट प्रेफरेंस में, उसको ये एग्जाम देना पड़ेगा एक्स्ट्रा ऑप्शनल सब्जेक्ट का। समझ में आया? मैं तभी भी इस बात को एक्सप्लेन किया था। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या चुनोगे, तो कुछ भी अपने इंटरेस्ट से चुन सकते हो। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आपको वो सब्जेक्ट कॉलेज में या स्कूल में पढ़ा होना पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। आप कुछ भी सब्जेक्ट ले सकते हो, बंगला, हिंदी, संस्कृत, कुछ भी इनमें से। जो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट चुना जाता है ना इसमें, मैं उसको थोड़ा मार्क कर दिया हूँ यहाँ पर, ये और ये, यानी कि एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स चूज दिस टू सब्जेक्ट्स, वन ऑफ देम, इस दो में से कोई एक को चुनता है, ज़्यादातर एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री आर्ट्स वाला। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है मेरे भाई कि आप एंथ्रोपोलॉजी या हिस्ट्री ही चुनोगे। नेक्स्ट, आप जो भी लेकिन चुनो, आंसर इन ऑल पेपर कंपलसरी एंड ऑप्शनल एक्सेप्ट द लैंग्वेज पेपर में बी रिटन इन ईदर in English or Bangla unless otherwise directed in these rules as question paper. Answer the following optional paper may also be written in Nepali or political science and botany. देखो क्या बोल रहा है। अब बात है कि कुछ पेपर तो MCQ फॉर्मेट में है, हमने देखा 4 पेपर आपको MCQ मिलेगा और 4 पेपर आपको रिटन फॉर्म में लिखना है, यानी कि लॉन्ग आंसर्स लिखना है, कन्वेंशनल टाइप में लिखना है। तो अब बात है कौन सा लैंग्वेज में आप लिखोगे, इंग्लिश में लिखोगे या हिंदी में लिखोगे, किस में लिखोगे। तो दो में से कोई एक लैंग्वेज में लिखना है, आइदर इंग्लिश और बंगाली। समझ में आ रहा है? किसी और लैंग्वेज में आप नहीं लिख सकते हो। सपोज दैट आपने ऑप्शनल में हिस्ट्री ही चुना है, तो हिस्ट्री में जो लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स लिखना होगा आपको, वो लैंग्वेज क्या होना पड़ेगा, या तो बंगला या नेपाली होना, सॉरी, या तो बंगला या इंग्लिश होना पड़ेगा। लेकिन बात याद रखें, आंसर इन ऑल द पेपर्स बोल रहा है, यानी कि अगर मान लो कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपने इंग्लिश लिखा, समझ में आ रहा है, एक पेपर को आपने इंग्लिश लिखा, अब दूसरा पेपर को आप क्या कर रहे हो, आप बंगला में लिखने जा रहे हो, तो नहीं चलेगा। इंग्लिश लिखा तो हर पेपर में आपको इंग्लिश वाला ही चुनना पड़ेगा लैंग्वेज में। हाँ, लैंग्वेज में जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है जिसको पेपर 1 बोलते हैं, उसमें आप जो भी चुनो तो दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑप्शनल का मैं बात करूँ तो जिसमें आपको लॉन्ग आंसर्स लिखना है, वो लैंग्वेज एक रखना पड़ेगा। लेकिन ये जो 2 पेपर है ना, पॉलिटिकल साइंस और बॉटनी, इसमें नेपाली में भी लिखा जा सकता है। इसी यहाँ पर बोल रहा है, देखो, आंसर इन द फॉलोइंग ऑप्शन पेपर में ऑल्सो बी रिटन इन नेपाली। कौन सा फॉलोइंग? ये 2 नंबर, 2 ठो, पॉलिटिकल साइंस और बॉटनी, इसको इंग्लिश नेपाली में भी लिखा जा सकता है। हाँ, कोई बंगला लिखना चाहेगा तो बंगला में लिखे, कोई इंग्लिश में लिखना चाहता तो इंग्लिश में लिखे। नेक्स्ट, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ध्यान से देख लो। मार्क्स फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट, कितना कितना मार्क्स का क्या होगा। देखो, ग्रुप ए और ग्रुप बी में 200 मार्क्स का होगा पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट कहने का मतलब है, इनफॉर्मली वी कॉल इट इंटरव्यू, ठीक है। ग्रुप सी में 150 मार्क्स का होगा इंटरव्यू, समझ लीजिए। ग्रुप डी में 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। नेक्स्ट, और कुछ खास चीज़ें यहाँ पर जानना है। एब्स्ट्रैक्ट टेबल पेपर, इसको ध्यान से समझ लो, कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होगा, यहाँ पर ग्रुपिंग वाइज करके अच्छे से बताया गया, समझाया गया है। ये रहा हमारा कंपलसरी पेपर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 पेपर हो जाते हैं, इंक्लूडिंग 8 पेपर तो नहीं, ये पर्सनालिटी टेस्ट था 8वां, तो 7 टोटल 8 ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 पेपर से, पेपर के हिसाब से बात करें तो 8, सब्जेक्ट के हिसाब से बात करें तो 7 होंगे, पर्सनालिटी टेस्ट को अलग सा रखने से। देखो, लैंग्वेज में सबसे पहले इसी को बोल रहे हैं पेपर 1, ठीक है, जो लैंग्वेज ग्रुप का होगा, यानी कि बंगला, हिंदी, उर्दू, नेपाली, कुछ भी चुन सकते हो। ग्रुप ए बी सी डी सभी के लिए 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा, पेपर 1। उसी तरह से जो पेपर 2 में रहेगा वो इंग्लिश होगा सभी के लिए, इंग्लिश चाहे वो आप किसी भी मीडियम का हो। ये भी ए बी सी डी चारों ग्रुप पोस्ट के लिए, सर्विस पोस्ट का नाम है, ठीक है। ग्रुप ए सर्विस, ग्रुप बी सर्विस, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ये डीएसपी वाला ग्रुप भी पुलिस सर्विस है। ये भी 200 मार्क्स, ये भी 200 मार्क्स, ये भी 200 मार्क्स, ये भी 200 मार्क्स, ये भी 200 मार्क्स। चेंज कहाँ हुआ है तो ध्यान से देखो, जो चेंज हुआ है उसको तो मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर ही दिया हूँ आप लोगों के लिए। चेंज कहाँ हुआ है, देखो, ऑप्शनल सब्जेक्ट में चेंजेस आया है, ध्यान से देखो। ग्रुप सी यहाँ पर देखो ब्लैंक है, और डी यहाँ पर भी ब्लैंक है, यानी कि ग्रुप सी और ग्रुप डी को ऑप्शनल पेपर नहीं देना है, मैं तभी से बात कर रहा हूँ इस बात को। और ग्रुप ए और बी जो लोग चूज किए हैं, उन लोगों को ऑप्शनल पेपर देना है। कितने मार्क्स का है? 400, यानी कि एक ही बार 400, ग्रुप ए को भी 400, ग्रुप बी को भी 400, यानी कि 200 करके 2 पेपर है दरअसल यहाँ पर। अब 2 पेपर है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, 400 बन जाता है।
इस तरह से अगर आप हिसाब करोगे, और भी एक चीज़ और बता लेते हैं यहाँ पर, ओके, पर्सनालिटी टेस्ट जिसको हम लोग नॉर्मली इंटरव्यू के नाम से जानते हैं ना, इनफॉर्मली, तो ये होगा ग्रुप ए में 200 नंबर का, ग्रुप बी में भी 200 नंबर का यानी कि इक्वल, लेकिन ग्रुप सी में 150 नंबर का और ग्रुप बी में सिर्फ 100 नंबर का। ये है इंटरव्यू का मार्क्स यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट। इस तरह से अगर आप टोटल करोगे तो देखो टोटल करके कितना आता है। ग्रुप ए का टोटल मार्क्स होगा 1800 का एग्जाम होगा, जिसमें पर्सनल टेस्ट इंक्लूड है यानी कि इंटरव्यू इंक्लूड है। ग्रुप बी में भी 1800, ग्रुप सी में देखो 1350 और ग्रुप डी में 1300 ओनली। यानी कि अगर कोई कहता है कि WBCS का एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, तो ये 4 ग्रुप का अलग अलग मार्क्स का होता है टोटल। ग्रुप ए और बी का तो दोनों के लिए 1800 होता है, ये तो हमने पता कर लिया। ग्रुप सी में आप क्योंकि 400 नंबर कम कर दो और साथ में 50 नंबर और भी कम कर दो, पर्सनालिटी टेस्ट में 150 है। जब 400 नंबर मतलब ये ऑप्शनल पेपर नहीं देना होता है ना, तो 400 घटा दो, कितना बन गया 1400। 1400 में फिर 50 घटा दोगे तो 1350। समझ में आया। और ग्रुप डी में आप 1800 में से कितना घटाओगे, 400 घटाओगे और 100 घटाओगे यानी कि 500 घटा दो, तो 1800 में 500 घटाओगे तो 1300। समझ में आया ये बात। क्योंकि ग्रुप डी का इंटरव्यू में मार्क्स सबसे कम मिलेगा, 100 नंबर का होगा इंटरव्यू। ग्रुप सी में 150 नंबर का इंटरव्यू, और ग्रुप बी और ए दोनों सेम है, कहीं पर भी कोई चेंजेस नहीं है एग्जाम पैटर्न में, एग्जाम सब्जेक्ट्स में। समझ में आ रहा है ना। 1800 नंबर का टोटल एग्जाम होने वाला है ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए, ग्रुप सी का 1350 का और ग्रुप डी का 1300 का। इतना मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। इसलिए कोई पूछता है कि WBCS में टोटल कितने मार्क्स होते हैं, तो ये ग्रुप वाइज अलग अलग होगा, कोई एक नहीं बोल सकता। क्लियर। अब देखो सिलेबी और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। सिलेबी मतलब सिलेबस, ये सिलेबस का प्लुरल फॉर्म है सिलेबी। तो कैसा सिलेबस रहेगा, तो इंग्लिश के लिए मैं तो तभी बात कर लिया हूँ, प्रिलिमिनरी एग्जाम की ये बात हो रहा है सिर्फ, याद रहे, अभी मेंस का बात नहीं हो रहा है। तो एंटोनिम सिनोनिम वगैरह रहेगा, इडियम फ्रेज वगैरह, ग्रामर पोर्शन जितना रहता है वो सब खा दीजिए। मैं अपने एलिक्सर गाइडेंस इस यूट्यूब चैनल में प्रिपरेशन भी करवाऊंगा इसका प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के लिए, इंग्लिश के स्पेशली, और ऑलरेडी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखा हुई हूँ। देखो सिलेबस को समझना है ना, तो नोटिफिकेशन से ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन डायरेक्ट 100% फॉलो होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबसे अच्छा तैयारी तो वो होता है, उस तरीके से होता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होगा ना, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होगा, उस मतलब जितना साल का भी हो, 10 साल 5 साल जितना साल का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जुगाड़ करो, जमा करो, और उसके क्वेश्चंस को देखो ध्यान से और उसको एनालाइज करो कि किस टॉपिक से कितना पूछा है। जैसे एंटोनिम सिनोनिम क्या हर साल पूछा जा रहा है, तो कितना पूछ रहा है, 1 या 2 पूछ रहा है। इडियम फ्रेजेस कितना पूछ रहा है, वो सबसे बढ़िया बेस्ट एनालिसिस होगा, और वो आप खुद करोगे तो और बेटर होगा। आपको जानना चाहिए दरअसल ऑप्शनल पेपर का सिलेबस जानना चाहिए, ये ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शनल पेपर अंधाधुन लोग भर देते हैं, जो मर्जी वो आता है। क्योंकि आपको तो जब ऑनलाइन करोगे एप्लीकेशन, कल या परसों जब भी, उस वक्त ही डालना पड़ेगा कि ऑप्शनल पेपर में आप क्या सब्जेक्ट चुनना चाहते हो, बांग्ला रखना चाहते हो, इंग्लिश रखना चाहते हो, कुछ भी चुन सकते हैं। मैंने बताया हिस्ट्री, जब से ज़्यादा लोग हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी को चुनते हैं, ऐसा नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी चुन सकते हो। देखो मैं आपको हिस्ट्री का सिलेबस को समझा दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हिस्ट्री को लेना चाहते हैं। तो हिस्ट्री में रहता क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडिएवल हिस्ट्री, ये पेपर 1, 2 पेपर होगा ऑप्शनल में, मैंने बताया। कोई भी सब्जेक्ट चुन लो, पेपर 2 पढ़ना है, 200 नंबर का एक पेपर होगा। तो पेपर 1 में क्या क्या रहेगा, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री, ये पेपर 1 में रहेगा। एंशिएंट में भी क्या क्या है, सोर्सेस वगैरह पढ़ना है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, आयरन एज, पीरियड ऑफ महाजनपद, आर्यंस, ये सारा कुछ आएगा, मौर्य, गुप्ता वगैरह सब कुछ पढ़ना है आपको। मीडिएवल तक वही मुगल बादशाह वगैरह सब कुछ पढ़ना है। उसके बाद में पेपर 2 में मॉडर्न हिस्ट्री एंड द वर्ल्ड, ये भी आ जाता है। ये थोड़ा नया हो जाता है, क्योंकि प्रिलिमिनरी में वर्ल्ड से क्वेश्चन एक भी नहीं रहता है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत रहता है। तो ये तो चीज़ नया नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री पुराना ही है, मैंने प्रिलिमिनरी में भी आता है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं रहता है। ये मेंस में भी नहीं रहता है, जो कंपलसरी पेपर, उसमें से भी बहुत बाई चांस से कभी क्वेश्चन आ जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री से। लेकिन ऑप्शनल में वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है। सबसे ज़्यादा माथा खराब आपको यही करेगा अगर आपने हिस्ट्री लिया है तो। इंडियन हिस्ट्री से तो वाकिफ रहते हैं सभी को जनरली। चलो ये हुआ पेपर 2 का बात, और उसमें भी आपको क्या क्या पढ़ना है देख लो। बहुत सारा रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, चाइनीज रेवोल्यूशन वगैरह सब कुछ पढ़ना होगा। ओके, रेनेसा वगैरह, ये रहा आपका हिस्ट्री का सिलेबस। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। देखो
मैं आप लोगों को एक ही सजेस्ट करूँगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने में क्या क्या होना चाहिए, मतलब क्या देखना चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने में? 2-3 चीज़ों को खास याद रखो। एक तो आपका सेल्फ इंटरेस्ट होना पड़ेगा उस सब्जेक्ट के प्रति। दूसरा, बेटर होगा कि आप उस सब्जेक्ट को पहले ही ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ रखे हो। अगर आपका ऑनर्स में पढ़ाई किया तो और बेस्ट है। तीसरा, वो सब्जेक्ट मार्क्स स्कोरिंग हो। समझ में आ रहा है? मार्क्स स्कोरिंग हो। आप ईजी है बोल के कोई सब्जेक्ट को चुन लिया, लेकिन उसमें मार्क्स बहुत अच्छा नहीं आता है, तो भी तो लेने में फ़ायदा नहीं है ना। और ये बात एक तरह से मिथ्या है कि कोई बोलता है ना, अरे मार्क्स स्कोरिंग तो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है ना, कुछ भी ले लो, अच्छे से पढ़ लो। मेरे भाई वही तो टाइम का ही तो बात है ना। आप ऐसा सब्जेक्ट चुन लिया जिसको अपना ग्रेजुएशन में पढ़े हो ना, खुद का इंटरेस्ट है, बस वहाँ पर मार्क्स अच्छा आएगा ये समझ के पढ़ रहे हो, तो आप उसको तैयारी फिर कितना दिन में करोगे, ये भी तो देखना है। क्योंकि आपको तैयारी बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि वक्त नहीं मिलता है ना तैयारी करने के लिए। इसलिए वक्त जब कम लगाए, शॉर्ट हो जिसका सिलेबस, ये सब चीज़ें ध्यान रख के आपको चुनना चाहिए सिलेबस, सब्जेक्ट को ऑप्शनल में क्या पढ़ना है बोल के। लेकिन आप मेरे कहने पर मत जाना है, मत जाओ, खुद से थोड़ा एनालिसिस करके बैठो। तो खैर, ये रहा सारा चीज़। आगे हम लोग देखते हैं और भी कुछ बताने लायक है तो चलो आखिरी यही था, लास्ट, ठीक है। मैंने पूरा एडवर्टाइजमेंट को एनालिसिस करके आपको समझा दिया। पूरा एडवर्टाइजमेंट किस तरह से नोटिफिकेशन ये पीएससी का वेबसाइट में था, मैं उसी को डाउनलोड करके आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोग एज सुन एज पॉसिबल ऑनलाइन अप्लाई कर दो और अपना तैयारी तो उम्मीद है पहले से ही कर रहे होगे। ऐसा नहीं कि निकला अभी और आप तैयारी करोगे तो फिर कैसे चलेगा। मैं आखिरी वो बात बता देता हूँ कि सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल एम्बलम है, जो हमारा अशोकन जो लायन कैपिटल ऑफ अशोका है, इसके नीचे बैस में लिखा है ना हिंदी में देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते। ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था, कमेंट में आपको बताने के लिए बोला था, तो इसका आंसर्स मैं बता दे रहा हूँ। ये लिया गया था मुंडका उपनिषद से, ठीक है, मुंडका उपनिषद। मुंडका उपनिषद एक उपनिषद का नाम है, एक हिंदू स्क्रिप्चर बुक है, ठीक है। इसी से इस शब्द को वहां से लिया गया है, बोरो किया गया है। चलो फिर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखो। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो यार, करता हूँ तो आपकी तरफ से भी है ना, एंड डू लाइक एंड बिहार।